नमस्कार साथियों, जिसका आपका इंतजार था वो घड़ी आ गई है और इतिहास का बीपीएससी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी आपको 17वीं बीपीएससी में देखने को मिला है। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं कि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी है 2024 इसमें क्या क्या कितने सीटों पर नोटिफिकेशन आया है और इसमें कितने सीटों पर महिलाओं को आरक्षित रखा गया। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अभी जैसा कि हम बोले कि सबसे बड़ा वैकेंसी आया है, लगभग आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे अभी आया है 1957 सीटों पर। ठीक है, तो 1957 सीट टोटल है, जिसमें से आपको यहाँ पे देखिएगा एसडीएम जो है, एसडीएम के पद पे कितने लोग यहाँ पे इस बार डायरेक्टली नियुक्त हो पाएंगे, तो 200 लगभग, है ना। तो 200 सीट जो है वो एसडीएम का पोस्ट डायरेक्टली, जो कि कहा जाता है कि बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो एसडीएम पोस्ट पे जाने के लिए बहुत समय लगता है, जबकि इस बार जो है बहुत ही सुनहरा मौका है फ्रेंड्स, और 17वीं बीपीएससी में डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट पे नियुक्ति हो रही है ना। तो एसडीएम का पोस्ट के लिए कितना है, लगभग आपका 200 सीट है, 200, जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो महिलाओं इसमें जो है 67 जो है ये फीमेल के लिए आरक्षित रखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार का बीपीएससी में कम से कम तो 67 महिलाएं एसडीएम डायरेक्टली बनेंगी, है ना, ये भी याद रखिएगा। और 200 टोटल सीट है जिसमें से 67 महिलाएं हैं। उसी के साथ साथ अच्छा, ये जो एसडीएम का पोस्ट है डायरेक्टली आपका बीएएस में आता है, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पार्ट है ये, है ना, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा डीवाईएसपी, ये जो डीवाईएसपी है ना, इसमें कितने सीट का आया है, तो 136, ये बहुत बड़ा मायने रखता है भाई, है ना, डीवाईएसपी का सीट। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है डीवाईएसपी, ठीक है, इसमें कितने सीटों के लिए आपको बोला गया है, तो ये सीट जो है आपका 136 है, जिसमें से महिलाओं के लिए कितना है आरक्षित, 43, यानी कि डायरेक्टली डीवाईएसपी पे कितने महिलाएं जाएंगे, तो 43, है ना। यहां पे देखिएगा, और आपको बता दे ये जो है ये आपका डीवाईएसपी बिहार पुलिस सेवा का अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ यहां पे देखिएगा कि एक है, यहां पे देखिएगा 168, जो कि आपको असिस्टेंट कमिश्नर इन स्टेट टैक्स होगा, असिस्टेंट कमिश्नर इन स्टेट टैक्स, इसको एस टैक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें 168 वैकेंसी आया है, जिसमें से महिलाओं के लिए कितना है, तो 55, ठीक है। और ये कहां पे आता है, तो बीएफएस में आता है, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज का ये पार्ट है। उसी के साथ साथ विभिन्न विभागों में बहुत सारा पद को दिया गया है, और ये जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, जो भाई बच्चे मतलब सीरियस कैंडिडेट, उनके लिए एक बेहतरीन स्वर्णिम मौका है। और इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी कभी नहीं आई थी बीपीएससी का, अभी आई है, तो ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स सभी के लिए, है ना। तो जी जान से लग जाइए, और आपको ये लास्ट मौका समझ के चलना है कि अगर हमको इस बार पार नहीं हुआ तो फिर आगे में बहुत ही कठिनाई, आगे लगभग 2-3 साल आपका पीछे चला जाएगा, ठीक है। और यहीं पे साथ में देखिएगा, और यहाँ पे कुल पदों की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा 1945 और प्लस 12 जो है वो आपका हो जाएगा सीडीपीओ। ये जो 12 है ये सीडीपीओ के लिए यहाँ पे निकाला गया है वैकेंसी, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना है टोटल वैकेंसी का संख्या, आपका बात करें तो ये हो जाएगा 19757, ये याद रखिएगा, जिसमें से 12 जो है वो किसका है, सीडीपीओ का है, ये याद रखना, है ना। चलिए, और टोटल यहाँ पे देखिएगा टोटल महिलाओं की संख्या अगर कितनी है, तो 609, ये याद रखिएगा 609 इस बार जो है कम से कम महिलाएं जो है अधिकारी बनेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह देखने वाली बात है कि देखिए डायरेक्टली लेवल 9 में आपका नियुक्ति होगी, है ना। यहां पे देखिएगा ये सारे जो भी लेवल 9 के जॉब है ना, सारे यहाँ पे जितने भी बिहार शिक्षा सेवा में है, उसके बाद सामाजिक निदेशक, ये सब लेवल 9 का जॉब है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देख लेते हैं विस्तृत जानकारी कि आखिरकार इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या कोई नया पैटर्न आया है या फिर उसी पैटर्न में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले तो आप टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा सीडीपीओ के लिए 12 दिया हुआ है, और टोटल ऐसे जो है वो कितना है 1945 और 12 1957, ये आपका हो गया टोटल जो है
वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसमें से महिलाओं के लिए 609। ठीक है, आइए उसके बाद अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को करना होगा, विस्तृत थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे अगर आपका बात करें कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि चूंकि आपको मालूम है कि इतने बड़े वैकेंसीज आए हैं तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, है ना, लगभग 15 से 20 लाख ये एक्सपेक्टेड है कमीशन के द्वारा कि फॉर्म तो इतने भरे जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कमीशन का ये कहना है कि जो हम लोग एग्जाम लेंगे वो एग्जाम जो है हम लोग यहाँ पे देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जो है आयोजन के पूर्व अधिकारियों ने यह बताया है कि परीक्षा को एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक सेटों में लिया जा सकता है, यानी कि मतलब आपको शिफ्ट भी चेंज हो सकता है और एक सेट से दूसरा सेट में भी लिया जा सकता है। तो जब ये सेट का चेंज आएगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जैसे जो भी रेलवे एनटीपीसी में भी होता है, रेलवे के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है मार्क्स का, वो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज कि यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के लिए जो योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो सीडीपीओ के लिए जो अप्लाई करेंगे उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ वैकल्पिक विषय में आपको गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र ऐसे जो सब्जेक्ट है वो होना अनिवार्य है सीडीपीओ के लिए, है ना, ये याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, और आपको वो अटैच करके भी अप्लाई करने का समय में बताया जाएगा, मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। जाति आधार पर जैसे होता है कि एससी एसटी ओबीसी जो भी है ईबीसी, उसको कब मिलेगा आरक्षण, जब वो पूरा प्रूव करेगा कि हाँ हम बिहार के ही निवासी हैं, तभी उनको मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेगा। उसमें बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा और अस्थायी मूल निवास पर यानी कि डोमिसाइल पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, ये वाला फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आरक्षण का दावा करने वाले जो विवाहिता महिलाएं लोग हैं, यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको इसमें यह बताया गया है कि उनका जो प्रमाण पत्र है, जो आवासीय प्रमाण पत्र है, वो उनका पिता के नाम पे होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए उनकी पिता के नाम का होना चाहिए, इसे याद रखिएगा, है ना। पता के ये निर्धारित होगा कि जो उनका पिता का जहां पे एड्रेस था उनके नाम पे आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। किसके लिए, तो मैरिड वुमेन के लिए। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देख के चलना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात की गई है, यहां पे देखिएगा आरक्षित के लिए कोड दिया हुआ है कि ये सारा कोड है। ठीक है, यहां पे देखिएगा एक चीज और, अब यहां पे हम लोग को कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहां पे देखिए सीमा की बात करें, आयु कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पोस्ट के हिसाब से जो न्यूनतम सीमा है वो 20 वर्ष है, 21 वर्ष है और 22 वर्ष है। ये किस लिए है न्यूनतम, मतलब ये पोस्ट वाइज है ना, कि जो पोस्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से मिनिमम एज जो रखा गया है वो 20, 21 और 22। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो है 37 जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पे साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और यहाँ पे बात की गई है कि जो एससी एसटी का जो आयु है वो 42 वर्ष तक होगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और ओबीसी का आपका 40 तक जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम एज है अप्लाई करने का। ठीक है, इसमें सारा चीज बताया गया है कि बिहार के निवासी होना चाहिए, बहुत सारा चीज बोला गया है। अब इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें बातें हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें कि शुल्क कितना लगेगा, फॉर्म भरने का पैसा कितना लगेगा, है ना, तो आपको बता दिया जाएगा कि देखिए यहाँ पे 600 रुपया जो है, 600 रुपया आपका सामान्य अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए लगेगा, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपया है ना, 150 रुपया। महिलाओं के लिए भी कितना है, 150 रुपया है, इसे भी याद है। दिव्यांगजनों के लिए 40% या उससे अधिक जब दिव्यांग है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया। जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है उसको कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया। ठीक है,
और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया देना होगा। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा दिया हुआ है कि जो शुल्क है वो बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जैसे मतलब ट्रांजैक्शन चार्ज है ना, वो भी देना होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये जो 7 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अच्छा यहां पे देखिएगा, नोट करके एक चीज लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन का समय में आधार कार्ड नहीं देते हैं तब तो आपको एडिशनल 200 रुपया फीस देना पड़ेगा बायोमेट्रिक वैलिडेशन के लिए। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन का टाइम में अगर आप आधार नंबर देते हैं तो ये अतिरिक्त जो 200 रुपया है वो देना नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकीकृत जो संयुक्त परीक्षा होगी, यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो होगा, इसमें यहां पे ये बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग, देखिएगा ध्यान से, 2 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ओल्ड पैटर्न ही है आपको सामने, जो पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है ना। तो कितना आपके सामने आ रहा है, 150 का पेपर, मतलब 150 आएगा आपका, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका कितना आ रहा है, 150। ठीक है, और आपका टाइम कितना मिल रहा है, तो टाइम जो है वो 2 आवर्स मिल रहा है ना, टाइम जो है वो 2 आवर्स मिल रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, तो 250, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 150 और 2 आवर्स का समय है, तो ये याद रखेगा। उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग जो है वो पहले जैसे नॉर्मल एक रहता ना, तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है कि कब से कब, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कब से कब इसको अप्लाई किया जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि 18 तारीख से इसको अप्लाई किया जाएगा, 28 तारीख से है ना, 28/9 से लेके 28/9/2024 से लेके 18/10 यानी कि 18 अक्टूबर तक इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा मेंस के लिए, यहां पे देखिए प्रीलिम्स के बारे में बोला गया था कि क्या क्या इसमें आएगा। ये आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस। और यहां पे देखिए प्रारंभिक में विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है वो आएगा, यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल जो भी घटनाएं हैं वो आएगी। ठीक है, इतिहास का आएगा, भारत के इतिहास, ठीक है, बिहार का इतिहास, उसके साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान क्या है वो भी है। ठीक है, उसके बाद भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग या फिर यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां। ठीक है, ये सारे बिहार राज्य का व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था जो भी है वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये इसका दिया हुआ है प्रीलिम्स का। वहीं पे आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है लिखित परीक्षा, यानी कि ये आपका मेंस का सारा चीज दिया हुआ है, मेंस का। तो इसमें आप देखिएगा सामान्य हिंदी जो कोड 1 है ये 100 अंक का है, इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन जो प्रथम पत्र है यानी कि पेपर 1 ये 300 मार्क्स का है, सामान्य अध्ययन जो दूसरा पेपर है जिसका कोड 3 है वो भी 300 का है, और निबंध यानी कि ऐसे ये भी कितना है, तो 300 का है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज। ठीक है, इसमें वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या दिया हुआ है ये देखना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात करें तो आप देखिएगा लोक प्रशासन है ना, इतिहास है, कोई भी अगर विद्युत इंजीनियरिंग ले सकता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको देखिएगा यहाँ पे समाजशास्त्र है ना, उसके बाद और क्या क्या है, और गणित, मैथ भी बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्शनल लेके चलते हैं ताकि इसमें स्कोर अच्छे से कर पाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है बाल विकास जो सीडीपीओ है ना, सीडीपीओ के लिए ये सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से होगा। तो सीडीपीओ में जो है वो ऐसे राइटिंग नहीं है, यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 300 मार्क्स का है, और सामान्य हिंदी जो है वो 100 अंक का है, जिसमें से 30% जो है वो लाना जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है 30%। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है।
फ्रेंड्स आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगी। ये विभाग के द्वारा, कमीशन के द्वारा बहुत ही बड़ा वैकेंसी इस बार का निकाला गया है, ठीक है। और बाकी सारे चीज तो इसमें बता दिया गया है कि क्या क्या करना है, नहीं करना है, ये सारे चीज दिया हुआ कि प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। और सभी देवनागरी लिपि में ये ऐसा बोला गया है, और ये सारे चीज बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे अधिमानता का चुनाव कैसे किया जाएगा, मेधा सूची, ऐसे जो भी मेरिट लिस्ट है वो किस अंक पे आपको निकाला जाएगा, वो सारा चीज इसमें बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही देखिए, ऑनलाइन करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 18 अक्टूबर है, और 28 सितंबर से आपका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट को हम लोग को किसी भी कीमत पे एक साथ में भर देना है, नहीं तो क्या होता है ना कि लास्ट समय में अगर आप जाएंगे तो क्या हो, सर्वर डाउन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी मतलब हार्ड कॉपी कहीं पे भी अब नहीं भेजा जाता, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, सारा चीज ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात जो पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। जैसे जैसे जो अपलोड करने के लिए बोलेगा वो आपको अपलोड करना है। और ये वाला जो वेबसाइट है ना, इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कीजिएगा, www.bpsc.bih.nic.in है ना, इस पे जाके आपको, या फिर www.onlinebpsc.bihar.gov.in, ये दो वेबसाइट है। ये जो दो वेबसाइट है इसी से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के अभ्यर्थी की सुनिश्चित कर ले कि क्या क्या है। उसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी पे आपको ओटीपी जाएगा, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप पहली बार जब ये करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, और आपको ईमेल के साथ साथ ओटीपी, है ना, और ईमेल के साथ साथ मोबाइल पे भी आपको ओटीपी जाएगा, है ना, मोबाइल पे भी आपको क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा मोबाइल पे भी। और उसी मोबाइल पे जब ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा, ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा, तो फिर आपको ईमेल पे ही जो वेरीफाइड ईमेल है उसी पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जाएगा, जिससे आप आगे का फॉर्म फिलअप कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OTR, ये ओटीपी के जगह पे यहाँ पे क्या है, OTR है। OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, और यहीं पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड उसी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे करना है, सारा चीज हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो साइज है अपलोड करने का वो क्या है, अधिकतम 100 KB का होना चाहिए, आपको ये याद रखेगा, ठीक है ना, अधिकतम 100 KB का, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो आपको हमने बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। वन टाइम पेमेंट यहाँ पे बोला गया है, वन टाइम पेमेंट जो टैब ऑनलाइन पेमेंट पे जाके क्लिक करना है, और जो भी आपका पेमेंट करने का मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको जानकारी ये फुलफिल लगा होगा, और इसके प्रति आप सजग हो गए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, थैंक यू।